हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप में परिवहन प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप चूंकि एक विशाल महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ की भौगोलिक विविधताएं भी काफी अधिक है। इन भौगोलिक विविधताओं ने यहाँ के परिवहन प्रतिरूप को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। पठारी, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण अनेक स्थानों पर परिवहन का जाल बिछाने में समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही साथ भूमध्य रेखीय जो कांगो बेसिन का प्रदेश है, वहां पर सघन वनस्पति पाए जाने के कारण भी परिवहन के साधनों के विकास में समस्याएं आती हैं। इन्हीं सब कारणों से अफ्रीका महाद्वीप में परिवहन के साधनों का विकास और वितरण उतना नहीं हो पाया है जितना एक विशाल महाद्वीप में होना चाहिए। तकनीकी कारण और पूंजी की उपलब्धता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ यहाँ पर जो देश हैं वो कम विकसित हैं और जो यहाँ के प्रमुख देश हैं उनमें पूंजी और तकनीकी क्षमता का भी अभाव है। जनसंख्या भी कम है, बिखरी हुई है। ये सभी कारक कुल मिलाकर के यहाँ के परिवहन प्रतिरूप पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा टिप्पणी वाला प्रश्न बन जाता है कि अफ्रीका में परिवहन प्रतिरूप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो कारक है इन्हें आप अफ्रीका के परिवहन प्रतिरूप को स्पष्ट करने वाले कारकों में लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ की भौगोलिक विविधताएं हो गई, दूसरा यहाँ की धरातलीय स्वरूप है, तीसरा पूंजी है, तकनीकी है, जनसंख्या का वितरण है, महाद्वीप की विशालता है। ये सभी जो कारक हैं यहाँ के परिवहन प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। परिवहन प्रतिरूप तीन प्रकार का होता है। वैसे तो मोटे तौर पर अफ्रीका में वायु परिवहन इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम सड़क परिवहन प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका में जो सड़क परिवहन है वो इतना अधिक विकसित नहीं है क्योंकि वहां पर जो भौगोलिक विविधताएं हैं, भौगोलिक जो सीमाएं हैं, उनका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। विश्व में सबसे कम विकसित सड़कों वाला महाद्वीप है। तो विश्व में सबसे कम विकसित सड़कें जिस महाद्वीप में उपलब्ध है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे अधिक जो सड़कें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जो है विकसित देश वहां पर काफी अधिक है और तटीय स्थिति होने के कारण वहां पर सड़कों का जाल अधिक बिछा हुआ है। वहां लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मिस्र, सूडान, इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका के देशों में जैसे कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे आदि में भी थोड़ी जो सड़कें हैं वो पाई जाती है। सड़क परिवहन के आधार पर कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक प्रदेशों का विकास होता है और ये सर्वांगीण विकास में भी सहायक होती हैं। तो सड़कें किसी भी देश के कृषि, उद्योग, सांस्कृतिक प्रदेश आदि के विकास में सहायक होती है और साथ ही साथ वहां का सर्वांगीण विकास भी करती है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि इन सभी तत्वों का विकास सड़कों के आधार पर ही संभव होता है क्योंकि सड़क परिवहन एक सुलभ परिवहन का साधन है जो कि सामान्यतः सभी जगह पर पाया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे अधिक सड़कें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है। इसके अलावा यहाँ पर मिस्र, सूडान, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में सड़क परिवहन उपलब्ध है, पाया जाता है और ये यहाँ के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं हम रेल परिवहन पर। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन का भी महत्व है। किसी भी देश या महाद्वीप के औद्योगिक विकास में रेल परिवहन का विशिष्ट योगदान पाया जाता है क्योंकि जो रेल परिवहन है वो एक सस्ता साधन है। रेल परिवहन के द्वारा कम लागत में अधिक दूरी तक माल को ढोया जा सकता है। सड़क परिवहन की अपेक्षा लागत भी कम आती है और समय भी कम लगता है, तो अधिक दूरी तक माल को ढोया जा सकता है। और विशालता को, अफ्रीका महाद्वीप की विशालता को देखते हुए यहाँ पर आयात निर्यात के लिए रेल परिवहन मुख्य साधन है। विशालता को देखते हुए भी रेल परिवहन एक मुख्य साधन है यहाँ पर क्योंकि विस्तृत क्षेत्रों में परिवहन के लिए रेल एक अच्छा साधन है। लेकिन यहाँ पर सभी देशों में रेल मार्गों का वितरण समान नहीं पाया जाता है। जैसा कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था,
अफ्रीका महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण इस महाद्वीप में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है और भौगोलिक विविधताओं से यहाँ इस देश का जो परिवहन प्रतिरूप है, रेल परिवहन है, वो यहाँ पर समान रूप से वितरित नहीं है। मैदानी भागों में और समुद्र तटीय भागों में रेल परिवहन का विकास अधिक हुआ है। यदि ओवरऑल विकास देखें अपन सड़क और रेल परिवहन का, तो सड़क और रेल परिवहन का जो ओवरऑल विकास है वो तटीय भागों में और मैदानी भागों में अधिक हुआ है, क्योंकि तटीय और मैदानी भाग है वो परिवहन की आधारभूत संरचना के विकास के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न करते हैं। सड़कें मैदानी भागों में बन सकती है, यदि पठारी और पर्वतीय भागों में सड़कें बनाने जाएंगे तो काफी दिक्कत आती है। इसी प्रकार से जो रेल मार्ग हैं वो भी मैदानी और समुद्र तटीय समतल भागों में आसानी से बिछाए जा सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में चूंकि भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, तो रेल परिवहन भी वहां पर समान रूप से वितरित नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, जिम्बाब्वे आदि देशों में रेल मार्ग अधिक विकसित है। दूसरी ओर यहाँ के कुछ देशों में तो रेल मार्ग बिल्कुल नहीं, जैसे जाम्बिया है, सोमालिया है, माली है, चाड है, इन सभी में रेल मार्ग बिल्कुल नहीं है। जबकि कुछ जो संतोषजनक प्रगति हुई है वो दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, ट्यूनीशिया में और जिम्बाब्वे में है। इन सभी देशों में रेल परिवहन पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जिम्बाब्वे, इनमें सब में रेल परिवहन पाया जाता है। तो और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर रेल परिवहन बिल्कुल नहीं है, जैसे जाम्बिया है, सोमालिया है, माली है, चाड है, इन सभी में रेल परिवहन उपलब्ध नहीं है। यहाँ का एक प्रमुख रेल मार्ग है जिसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत से होकर के उत्तर में काहिरा तक फैला हुआ है। तो ये काफी लंबा रेल मार्ग है जो कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर को उत्तरी छोर से मिलाता है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से मिलाता है। यह एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यानी इस संपूर्ण महाद्वीप के अंदर फैला हुआ है और दक्षिण से उत्तर के समस्त क्षेत्र को जोड़ता है। यह रेल मार्ग काहिरा को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केपटाउन नगर से जोड़ता है। तो काहिरा उत्तरी छोर पर स्थित है, उत्तरी कोने पर है काहिरा और दक्षिणी छोर पर है केपटाउन, तो इनको आपस में ये जोड़ता है। रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है और बीच बीच में खंडित है। खंडित होने का कारण क्या है कि बीच बीच में जहां पर भौगोलिक दशाएं उत्तम नहीं है, जैसे मान लीजिए कहीं पर पठारी क्षेत्र आ गया, सघन वन आ गए, तो वहां पर ये जो रेल मार्ग है वो खंडित हो गया, बीच बीच में छूटा हुआ है। इस मार्ग की जो लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर है। मिस्र की राजधानी तथा प्रमुख बंदरगाह काहिरा से आरंभ होकर, काहिरा एक प्रमुख बंदरगाह भी राजधानी होने के साथ साथ आसवान, अल्फा तथा खार्तूम होते हुए वाडा हाफ तक जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक खंडित हो गया है। विक्टोरिया, टेंगानिका और मवेरू झीलों को नावों के द्वारा पार किया जाता है, क्योंकि यहाँ रेल मार्ग संभव नहीं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये बीच बीच में खंडित भी है, तो बीच बीच में इसमें झीलें आ जाती है, जिसमें जैसे पहली झील है विक्टोरिया, दूसरी है टेंगानिका और मवेरू, ये झीलें यहाँ पर बीच बीच में है। तो इन झीलों को पार करना संभव नहीं है, रेल मार्ग बनाया जाना संभव नहीं है। तो वाडा हाफ तक तो आ गया, उसके बाद नावों के द्वारा इन झीलों को पार किया जाता है। विक्टोरिया, टेंगानिका और मवेरू झीलों को पार किया जाता है। इसके बाद ये वापस शुरू होता है दक्षिणी जायरे के लुम्बुम्बाशी से रेल मार्ग दक्षिण में स्थित जाम्बिया की राजधानी लुसाका और वहां से दक्षिणी सीमा के निकट स्थित नगर लिविंगस्टोन तक जाता है। तो वापस ये जायरे के लुम्बुम्बाशी से शुरू होता है और दक्षिणतम बिंदु जो है लिविंगस्टोन, वहां तक ये जाता है। तो बीच बीच में ये खंडित है, और खंडित होने का कारण क्या है? खंडित होने का कारण ये है कि यहाँ पर बीच बीच में जो भौगोलिक दशाएं हैं वो उपयुक्त नहीं है। अभी जैसा हमने देखा कि बीच में झीलें पाई जाती है, और झीलें विद्यमान होने के कारण वहां पर ये रेल मार्ग बनाना संभव नहीं था, तो वह बीच बीच में खंडित है। तो यह एक अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है, केप कायरा रेल मार्ग, लगभग 14,000 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ टिप्पणी पूछी जा सकती है इस पर कि केप कायरा रेल मार्ग पर टिप्पणी दीजिए। तो यह उत्तर में काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी में है, और एक प्रमुख बंदरगाह भी उसे दक्षिण में केप टाउन, जो कि एक
तटीय नगर है उसे मिलाता है। ये देखिए, ये यहां से शुरू होता है काहिरा से, इसके बाद ये यहां से होता हुआ केप टाउन बंदरगाह तक पहुंचता है। तो ये काफी लंबा है, लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है। और ये अफ्रीका के उत्तरी छोर को पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है। तो ये केप काहिरा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलावाया से होते हुए रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करता है और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग किम्बरले होते हुए केप टाउन तक जाता है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कई महत्वपूर्ण नगरों को ये स्पर्श करता हुआ निकलता है, जिनमें जिम्बाब्वे का जो प्रमुख नगर है बुलवाया, वहां से होता हुआ निकलता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बरले जो कि सोने की खाने हैं, वहां से होता हुआ यह रेल मार्ग आगे जाता है। तो परिवहन का काफी अधिक इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। स्वर्ण का जो परिवहन है वो भी इससे होता है। और फिर ये कहां तक जाता है? केप टाउन तक जाता है। मध्यवर्ती जो भाग है वो रेल मार्ग रहित है। मध्यवर्ती भाग रेल मार्ग रहित होने का कारण भी हमने डिस्कस किया था कि मध्यवर्ती भाग में पहला तो क्या है कि सघन वन है। जो कांगो बेसिन का प्रदेश है वहां पर सघन वन है और पठारी भागों में ऊंचे नीचे पहाड़ी भाग है। और पिछड़ा होने के कारण जनसंख्या विरल है, अधिक घने बसे हुए क्षेत्र नहीं है। तो मध्यवर्ती भाग में टूटा हुआ है, जबकि उत्तरी और जो दक्षिणी भाग है वो लगातार बना हुआ है। और दक्षिणी मध्यवर्ती भाग इसका कई कई जगह से छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसके प्रमुख कारण ये है कि एक तो पठारी भाग बीच में पाया जाता है, पठारी भाग होने के साथ साथ यहाँ पर सघन वन भी देखने को मिलते हैं। ये जो रेल मार्ग है इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं कहीं जहाँ जहाँ छूटा हुआ है उसको भी पूरा किया जा रहा है। और जब ये रेल मार्ग पूरा बन जाएगा तो अफ्रीका का जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसके विकास में बहुत अधिक सुविधा इससे प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि अफ्रीका महाद्वीप में परिवहन का विकास तो हो पाया, लेकिन परिवहन का विकास इतनी अधिक मात्रा में वहां पर नहीं हुआ है। सड़क और रेल मार्गों का विकास हुआ है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग यहाँ पर जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक विकसित हुए हैं वे या तो मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कें बिछाने में, रेल मार्ग बिछाने में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में भी रेल मार्गों का, सड़क मार्गों का विकास हुआ है। अभी हमने देखा कि जो केप काहिरा रेल मार्ग है वो अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे काहिरा से लेकर के केप टाउन तक आया हुआ है। और ये भी उत्तर में भूमध्य सागर के तटीय देशों के आसपास और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका संघ के जो देश है उनमें ज्यादा सघन इसका विकास है, क्योंकि रेल और सड़क मार्गों के लिए जनसंख्या भी आवश्यक होती है। परिवहन के लिए इनको जो व्यक्ति है वो भी मिलने चाहिए, तभी जाकर के इनसे जो है वो आर्थिक इनकी लागत निकल पाती है और इनसे विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो परिवहन विकास का प्रतिरूप है वो असमान है, उसका वितरण समान रूप से नहीं है। भविष्य में अधिक परिवहन के साधनों का विकास होने पर यहाँ से विकास की काफी संभावनाएं सामने आएंगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से आपके कुछ प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है आपके असाइनमेंट्स के लिए, जो कि हम रोज देखते हैं। असाइनमेंट में आपका पहला प्रश्न है, अफ्रीका में रेल और सड़क मार्ग परिवहन प्रतिरूप पर टिप्पणी लिखिए। तो अभी आपको हमने डिस्कस किया था परिवहन और रेल और सड़क मार्गों के बारे में। दूसरा है, केप काहिरा रेल मार्ग का मानचित्र सहित प्रकाश डालिए। तो अभी केप काहिरा रेल मार्ग का हमने मानचित्र जस्ट पहले देखा ही है। उत्तर में काहिरा से शुरू करके दक्षिण में केप प्रांत तक जाता है, तो उसको मानचित्र में आपको दर्शाना है। मानचित्र का प्रश्न आपको बार बार दिया जाता है क्योंकि मानचित्र बनाना जरूरी है। प्रादेशिक भूगोल में कोई भी प्रश्न बिना मानचित्र के उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो
अफ्रीका में जो सड़क रेल परिवहन प्रतिरूप है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले आप अफ्रीका में रेल परिवहन प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों पर अपने टिप्पणी देंगे, उनके बारे में लिखेंगे जो आपको मैंने बताए थे। जैसे यहाँ की भौगोलिक विविधताएं हैं, विशालता है, यहाँ का धरातलीय स्वरूप है, पूंजी है, तकनीकी है, जनसंख्या का समान वितरण है, ये सभी यहाँ पर परिवहन के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद आप सबसे पहले सड़क मार्गों के बारे में बताएंगे, फिर रेल मार्गों के बारे में बताएंगे। और दूसरा प्रश्न आपने यहाँ पर देखा भी, अफ्रीका में केप कायरा रेल मार्ग का मानचित्र सहित प्रकाश डालना है। तो दोनों प्रश्न आपको करने हैं। तो और आप जो आपके जो ये असाइनमेंट्स हैं इनको आप अपने रजिस्टर में करते रहें, क्योंकि ये पूरे लेक्चर से आप जो भी मटेरियल आपको सही लगता है उससे आप नोट डाउन कर लें, और असाइनमेंट्स में आप अपने रजिस्टर में इनको प्रश्नों को अवश्य ही करते रहें, क्योंकि जब तक आप इन प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आने में मुश्किल होगी, आपके पास रिटर्न मैटर भी हो जाएगा। मानचित्र अवश्य बनाने की प्रैक्टिस करते रहे। आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रादेशिक भूगोल में बिना मानचित्र के किसी भी प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। यदि हम केप कायरा रेल मार्ग के बारे में बता रहे हैं तो मानचित्र बनाना आवश्यक है, सड़क प्रतिरूप के बारे में बता रहे हैं, रेल प्रतिरूप के बारे में बता रहे हैं तो मानचित्र बनाना आवश्यक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम अफ्रीका महाद्वीप के वायु और जल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।